1996 की जनवरी मुझे कई कारणों से याद है। कल या परसों ये तो याद नहीं, मगर मैंने उनको फ़ोन किया था। मैं उनसे मिला तो था पीएचडी के सिलसिले में ही, लेकिन उनके बार बार कहने से ये तो समझ ही गया था कि बात पीएचडी की नहीं कुछ और थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। लग रहा था जैसे मेरी बातचीत से प्रभावित होकर, मेरी प्रतिभा को पहचान कर जरूर वे मुझे टीवी धारावाहिक लेखन का कोई काम दिलवाना चाहते थे। खामा ख्याली तो किसी को भी हो सकती थी। लगने लगा था कि पीएचडी के गुमनामी के दिन जाने वाले थे, लेखन के शोहरत के दिन आने वाले थे। आज का तो पता नहीं, लेकिन उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभागों में अधिकतर शोध अनमने भाव से किए जाते थे। हम कंपटीशन की तैयारियां करते हुए हॉस्टलों में रहकर तैयारी करने के लिए पीएचडी में दाखिला लेते थे। जब कुछ नहीं हो पाता था तब शोध हो जाता था। हम कुछ और की तलाश में भटकते रहते थे। मेरा कुछ और तब लेखन न था, जबकि सच्चाई यह थी कि उससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि अपने आप को लेखक भी कह पाता। लेकिन मन ही मन में यह सोचता था कि बस एक बार लेखन शुरू करने की देर है, लेखन की दुनिया ही बदल दूंगा। यही सोच सोच कर लेखन का काम मुलतवी करता जाता था। हाँ, मुलतवी करते जाने का मतलब ये नहीं था कि मैं अपने आप को किसी से कमतर लेखक समझता था। मैंने इसी उम्मीद में मनोहर श्याम जोशी जी का फ़ोन किया कि शायद उनको धारावाहिक लिखने के लिए एक सहायक की ज़रूरत हो, इसीलिए मुझे बार बार कह रहे हों फ़ोन करने के लिए। मैंने कई लेखकों से सुन रखा था कि वे एक समय में इतने धारावाहिक लिखते थे कि उनको कई कई सहायक रखने पड़ते थे, जो उनके लिए घोस्ट राइटिंग करते थे। वे सबको खूब पैसे देते थे। जिन दिनों उनका लिखा और रमेश सिप्पी का निर्देशित धारावाहिक बुनियाद प्रसारित हो रहा था, तब मैं सीतामढ़ी में रहता था और तब मैंने एक अखबार में गॉसिप कॉलम में बाकायदा ये प्रकाशित देखा था कि मनोहर श्याम जोशी को एक एपिसोड लिखने के 10,000 मिलते थे, जिनमें से वे अपने लिए लिखने वाले लेखकों को 5,000 रुपये दे देते थे। उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स होते थे कि लेखकों की एक पूरी टीम उनके लिए काम करती थी, वगैरह वगैरह। 6961728 मैंने नंबर डायल किया। फ़ोन उन्होंने खुद उठाया। पहली आवाज़ पहचानने में दिक्कत हुई। मेरे ख्याल से हर उस आदमी को होती जो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उनको फ़ोन करता होगा। इतना भारी भरकम व्यक्तित्व और ऐसी बारीक आवाज़, जिस आवाज़ के बारे में उन्होंने कुरु कुरु स्वाहा में लिखा है। हाँ, प्रभात रंजन, ये लो नंबर नोट करो। मिस्टर रश्मिकांत से बात कर लेना, वे कुछ शोध के बारे में बात करेंगे। अगर शोध कार्य से समय मिले, करने की इच्छा हो तो कॉल कर लेना। हाँ, बताना फिर क्या बात हुई। अच्छा चलो, अभी कुछ ज़रूरी लिखना है, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं हाँ हूँ भी किया था या नहीं ये याद नहीं, लेकिन उनकी ये बात याद है। बाद में ये समझ में आया कि वे बहुत देर तक बहुत औपचारिक नहीं रह पाते थे। एक बड़े लेखक जैसा गुरु गंभीर भाव उनमें नहीं था। उनकी छवि, उनके काम की वजह से बहुत कम लोग उनसे मिल पाते थे, उनके अपने एकांत में प्रवेश कर पाते थे। लेकिन जो कर पाते थे वे उनकी बेतकल्लुफ़ी के कायल हो जाते थे। हिंदी में आमतौर पर उस लेखक को बड़ा नहीं माना जाता जो बहुत गुरु गंभीर न दिखता हो, लिखता भले ही न हो। अब प्रसंग आया है तो इतना और सुनाता चलता हूँ कि सन 2000 के आसपास जब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में काम करता था, तब विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक वाजपेयी थे। उन दिनों में दिल्ली में उस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम बहुत आयोजित होते थे। अशोक जी की आदत थी, वे हर कार्यक्रम के वक्ताओं की सूची बनाते समय हम जैसे कुछ लोगों से राय लिया करते थे। वक्ताओं की सूची उसके बाद फाइनल करते थे। मैंने कई बार रचना पाठ या उपन्यास से जुड़े विषयों पर बोलने के लिए मनोहर श्याम जोशी का नाम प्रस्तावित किया। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने आखिरी बार मनोहर श्याम जोशी का नाम लिया था तो अशोक जी ने लगभग झल्लाते हुए कहा था, वे गंभीरता से नहीं बोलते। ये अजीब विरोधाभास है। गंभीरता की धूल झाड़ने वाली अपनी जिस शैली के कारण मनोहर श्याम जोशी पाठकों के प्रिय बने, उसी वजह से लेखक समाज में वे आउट ऑफ कोर्स बने रहे। बहरहाल, मैंने मिस्टर रश्मिकांत को फ़ोन किया।
उन्होंने बड़े प्यार और आदर के साथ ग्रेटर कैलाश के अपने दफ्तर में बुलाया। वो जूम कम्युनिकेशन के मालिक थे। 90 के दशक में भारत में टेलीविजन की दुनिया में क्रांति घटित हो रही थी। टेलीविजन प्रसारण की दुनिया में क्रांति घटित हो रही थी। दूरदर्शन का एकाधिकार टूट रहा था। नए नए चैनल लॉन्च हो रहे थे। नई नई तरह के धारावाहिक सोप ओपेरा बनाए जा रहे थे। नई नई प्रोडक्शन कंपनियां खड़ी हो रही थीं। दिल्ली टेलीविजन का केंद्र बनता जा रहा था। कहा जाने लगा कि सिनेमा का केंद्र मुंबई रहेगा, लेकिन टीवी का केंद्र तो दिल्ली बन जाएगा। टेलीविजन समाचार भी शुरू हो चुके थे, लेकिन तब टीवी समाचारों से जुड़ना अच्छा करियर नहीं माना जाता था। फिक्शन यानी धारावाहिकों से जुड़ना ग्लैमरस होता था। मनोहर श्याम जोशी दिल्ली के अपने ग्लैमरस लेखक थे। कुछ ही दिनों पहले उनको टीवी लेखन के लिए ओनिडा पिनाकल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका था। जोशी जी के बारे में दिल्ली में टीवी की दुनिया से जुड़े लोग यही कहते थे कि अगर कोई धारावाहिक बनाने के बारे में सोचता भी है तो उसके दिमाग में सबसे पहले मनोहर श्याम जोशी का ही नाम आता था। वो सबसे पहले उनसे मिलने का टाइम लेते थे। बहरहाल, रश्मिकांत और उनकी कंपनी का एक सीरियल उन दिनों होम टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहा था। इसे सादिया देहलवी ने लिखा था। इसमें अम्मा की भूमिका निभाई थी जोहरा सहगल ने। प्रसंगवश इतना बताना जरूरी है कि होम टीवी तब दिल्ली में टीवी की दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी। 1996 में लॉन्च हुआ था, 1999 में बंद भी हो गया था। बाद में दिल्ली न्यूज़ का गढ़ बनता गया और मुंबई एंटरटेनमेंट का। बात जूम कम्युनिकेशन की हो रही थी। उनकी एक बहुत बड़ी योजना थी। अगले साल यानी 1997 में भारत की स्वाधीनता के 50 साल पूरे हो रहे थे। बड़ी बड़ी योजनाएं उसको लेकर बन रही थीं। जूम कम्युनिकेशन ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। बीकानेर के एक व्यापारी थे अनिल गुप्त, रहते दिल्ली में थे। उर्मिला गुप्त के पति थे, जो दूरदर्शन की बड़ी अधिकारी थीं। हाल ही में उन्होंने दूरदर्शन की नौकरी छोड़कर स्टार टीवी के किसी बड़े पद पर ज्वाइन किया था। स्टार टीवी की ये योजना थी कि 1997 में आज़ादी की अर्धशती के मौके पर हिंदी प्रसारण की शुरुआत की जाए, जिसके लिए अनिल गुप्त और रश्मिकांत की जूम कम्युनिकेशन ने ये योजना बनाई थी कि मारवाड़ियों के उत्थान, उसके विस्तार को लेकर एक ऐसा धारावाहिक बनाया जाए जिसमें भव्यता दिव्यता वैसी ही हो जैसी मारवाड़ियों ने अपने व्यापार से देश भर में पैदा की है, जिसकी वजह से आज़ादी के पहले बाद के दौर में ये कहावत मशहूर हुई थी कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मनोहर श्याम जोशी मूल रूप से कुमाऊनी ब्राह्मण थे, मगर उनका जन्म अजमेर में हुआ था। राजस्थान की संस्कृति से उनका सहज लगाव था। खुद को वे राजस्थानी अधिक समझते थे। अनिल गुप्त और रश्मिकांत ने मनोहर श्याम जोशी को इस धारावाहिक की योजना समझाई। सुनकर जोशी जी ने पहला सुझाव ये दिया कि इसके लिए एक रिसर्च टीम बनाई जाए जो कोलकाता, राजस्थान के अलग अलग शहरों में जाकर मारवाड़ियों की व्यापार शैली के ऊपर रिसर्च करे, फिर उसके आधार पर वे कहानी लिखेंगे। दोनों निर्माता मान गए। मुझे बताया गया कि मारवाड़ी नाम के इस प्रोजेक्ट के लिए मैं रिसर्च का काम करूं। तब इस धारावाहिक की जो वर्किंग फाइल तैयार की गई थी उसका नाम भी मारवाड़ी ही रखा गया। पहले ही दिन रश्मिकांत ने पीले रंग की एक फाइल पकड़ा दी जिसमें यह लिखा हुआ था कि उस धारावाहिक का मूल विचार क्या था, उसके लिए शोध में क्या क्या करना था, उसके लिए मुझे कहां कहां जाने की ज़रूरत होगी, इसका एक ब्यौरा तैयार करने के लिए भी आदेश पत्र उसी फाइल में रखा हुआ था। इस बात की खुशी भी हो रही थी कि मानसरोवर हॉस्टल में बैठे बैठे मुझे अपने सपनों की दुनिया का प्रवेश द्वार मिल गया था। अब करना बस ये था कि अपने काम से उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करूं और कामयाबी की अनंत सीढ़ियां चलता जाऊं। तैयारी सारी हो चुकी थी, मगर ये सोच सोचकर धीरे धीरे घबराहट होती जा रही थी कि काम आखिर होगा कैसे। उस समय तक विश्वविद्यालय में शोध का रास्ता बड़ा सीधा होता था। विषय चुनिए, पुस्तकालयों में बैठिए, अधिक से अधिक किताबों का चरबा इकट्ठा कीजिए और आखिर में पन्ने भर दीजिए, बस हो गया। नाम के आगे डॉक्टर जुड़ गया। लेकिन ये तो कुछ ऐसा शोध था जिसके आधार पर देश के मारवाड़ी समुदाय के उत्थान, उनकी कर्मठता, उनकी व्यवसाय बुद्धि से जुड़े किस्से इकट्ठा करने थे। ये काम आसान नहीं था। मैंने जोशी जी को फोन किया और बताया।
साथ ही में ये भी कहा कि शोध शुरू करने से पहले आपसे मिलना ज़रूरी है। उन्होंने अगले ही दिन सुबह मिलने के लिए बुलवा लिया। नियत समय पर जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने एक बड़ी सीख दी। बोले कि देखो, एक चीज़ शुरू में ही सीख लो, ये जो इंडस्ट्री है इसमें ग्लैमर बहुत है, पैसा बहुत लगता है। जब कोई निर्माता किसी परियोजना को बार बार बड़ा बताए तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि उस परियोजना में बहुत पैसा लगना चाहता है। अब देखो, वो तुम्हारे शोध निर्देशक की तरह तो होता नहीं है कि वो तुम्हारे लिखे को पढ़े और बता दे कि तुमने किस स्तर का काम किया है, न भी बताए तो समझ जाए। इस इंडस्ट्री में निर्माता तभी खुश होता है जब उसे काम होता हुआ दिखे। अब ये काम अगर तुम सिर्फ पुस्तकालयों में बैठकर करोगे तो निर्माता के मन में ये धारणा बन जाएगी कि तुम अपने काम में अच्छे नहीं हो। बस वो दूसरे शोधकर्ता की तलाश शुरू कर देगा। अब कहानी का बस मूल विचार है जो ये है कि राजस्थान के छपनिया अकाल के बाद विस्थापित हुए दो व्यावसायिक घरानों के माध्यम से कथा आगे पीछे चलती रहेगी। इसमें मारवाड़ियों के कामकाज, उनकी पारिवारिकता, उनकी परंपराओं की कहानी होगी। अब इसमें कहानी होगी तो वही कहानी तुमको मारवाड़ी परिवारों से निकाल कर लानी है। फिलहाल शोध के लिए थॉमस एस टिम्बर की किताब द मारवाड़ीज, जगत सेठ टू द बिड़लास और घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी पढ़ लो, हिंदी में मिल जाएगी। रामनिवास जाजू ने लिखी है। और हाँ, यात्राओं की योजना बनाओ, बीकानेर जाओ पहले, वहाँ यादवेंद्र शर्मा चंद्र से मिलना, उसको बताना कि मैं उसको भी बतौर लेखक जोड़ना चाहता हूँ। वो मारवाड़ियों के इतिहास के बारे में खूब जानता है। चलो अब जाओ, मुझे एक एपिसोड पूरा करना है। बाद में उनके सहायक शंभुदत्त सती ने मुझे बाहर छोड़ने आए। दिल्ली के साकेत में उनके घर से बाहर निकलकर अनुपम सिनेमा हॉल के पास एक ठिए पर बैठकर चाय पीते हुए सती जी ने बताया, जोशी जी उन दिनों गाथा नामक एक धारावाहिक लिख रहे थे। इसका निर्देशन रमेश सिप्पी कर रहे थे। कुछ ही दिनों में उसकी शूटिंग शुरू होनी थी। बकौल सती जी 1 घंटे का एक एपिसोड है। जोशी जी सप्ताह में 2 एपिसोड की रफ्तार से लिख रहे हैं। उसका प्रसारण स्टार टीवी पर होगा अगले साल आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर। प्रसंगवश बताता चलूं कि गाथा धारावाहिक का प्रसारण स्टार टीवी पर ही हुआ था, जो एक तरह से उनका लिखा और प्रसारित अंतिम धारावाहिक साबित हुआ। इसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम परिवार के माध्यम से आज़ाद भारत की कहानी कहने की कोशिश की। कहानी 1942 से शुरू होने वाली थी। बुनियाद में मनोहर श्याम जोशी और रमेश सिप्पी की टीम ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बुनियाद के बारे में यहां तक कहा गया था कि जिस तरह रमेश सिप्पी ने शोले बनाकर भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए यादगार निशानी दी, उसी तरह टेलीविजन धारावाहिक बुनियाद को टेलीविजन के इतिहास के एक मील स्तंभ की तरह देखा जाएगा। उसका निर्देशन किया था रमेश सिप्पी ने और उसके लेखक मनोहर श्याम जोशी थे। वही टीम एक बार फिर टीवी के लिए साथ साथ यादगार धारावाहिक बनाने की एक कोशिश कर रही थी। इससे पहले फिल्मों में ये जोड़ी साथ आ चुकी थी। एक फिल्म शुरू हुई थी जमीन नाम से, जिसकी शूटिंग तो शुरू हुई थी मगर पूरी नहीं हो पाई थी। दूसरी फिल्म थी भ्रष्टाचार, जिसे रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था। इसे लेखक मनोहर श्याम जोशी थे। ये फिल्म चली तो नहीं थी लेकिन इसकी चर्चा हुई थी। इस फिल्म में लेखक के रूप में जोशी जी का दखल कितना अधिक था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि इसमें मनोहर श्याम जोशी ने अपनी प्रिय अभिनेता अभिनय चतुर्वेदी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलवाई थी। संयोग से यह उसके फिल्मी करियर का सबसे बड़ा ब्रेक था, जिसके सहारे उसका फिल्मी जीवन कुछ दिनों तक घिसटता रहा। बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाओं में आता रहा, फिर उस पर ब्रेक लग गया। आज भी वो हम लोग और बुनियाद की भूमिकाओं के लिए ही याद किए जाते हैं, नन्हे के नाम पे। बहरहाल चाय पीकर मैंने विदा ली। सपनों में खोया अपने हॉस्टल की बस पकड़ ली। जोशी जी ने शोध की दिशा पकड़ा दी थी, आगे उनके ऊपर अमल करना था। पहले उन दिनों किताबों की तलाश करनी थी। वो गूगल का ज़माना तो नहीं था, पुस्तकालयों के अलावा और कोई स्रोत नहीं था। मैंने अपने स्रोत में रामनिवास जाजू लिखित बिड़ला जी की जीवनी के बारे में पता कर लिया और उसे खरीद भी लिया, लेकिन थॉमस एस टिम्बर की किताब द मारवाड़ीज, जगत सेठ टू द बिड़लास कहीं नहीं मिल रही थी।
तब कहा जाता था कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में घुसने की पहली सीढ़ी थी आप रिसर्चर बनकर किसी प्रोडक्शन हाउस या चैनल में घुस जाएं, अपना हुनर दिखाएं और आगे बढ़ जाएं। लेकिन मेरा सफ़र तो पहली सीढ़ी तक पर ही रुकता सा नज़र आ रहा था। दिन में थॉमस एस टिम्बर की किताब की खोज में पुस्तकालयों के चक्कर लगाता था, रात में घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी से ज़रूरी किस्सों के नोट्स बनाता था। हफ्ते भर में उसके नोट्स बनाकर कंपनी के निदेशक को छाया प्रति दी और मूल प्रति लेकर मनोहर श्याम जोशी जी के यहाँ पहुंचा। डर भी लग रहा था कि कहीं वो दूसरी किताब के बारे में न पूछते। मेरे नोट्स को सरसरी तौर पर देखने के बाद वे अंदर कमरे में गए और थॉमस एस टिम्बर की किताब की एक प्रति निकालकर ले आए, मुझे दी और बोले, इसको भी पढ़कर नोट्स बना लो। उस दिन मैंने उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू पहचाना। वे ऐसे पेशेवरों में नहीं थे जो अपने सहायकों के ऊपर काम के लिए निर्भर रहते हों, बल्कि वे जिसे अपने काम में सहायता के लिए रखते थे, अक्सर उसके काम में भी उसकी मदद करते थे। जब थॉमस एस टिम्बर की किताब से मैंने अपनी समझ के मुताबिक नोट्स ले लिए और उनको बताने के लिए गया तो उन्होंने उसको सरसरी तौर पर देखते हुए एक तरफ रख दिया। गुड़ की धेली के साथ चाय पीते हुए कुछ देर बाद उन्होंने उस दिन पहली बार मारवाड़ी धारावाहिक को लेकर अपने विचारों का खुलासा किया। ये बताया कि उसके माध्यम से वो कहानी में भारतीय उद्योग जगत के विकास को भी दिखाना चाहते थे। इसलिए ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद भारत में सरकारों ने किस तरह समाजवादी नीतियों का निर्माण करते हुए उद्योग जगत को एक तरह से प्रश्रय देने का काम किया था। मैंने पता कर लिया कि फिक्की की लाइब्रेरी में इसको लेकर काफ़ी किताबें हैं, वहाँ जाकर कुछ नोट्स बनाओ। फिक्की पुस्तकालय में रोज़ 10 रुपये देकर उस ज़माने में दैनिक सदस्यता ली जा सकती थी और दिन भर पुस्तकालय में बैठकर काम करने की सुविधा मिल जाती थी। जूम कम्युनिकेशन के जनरल मैनेजर चंद्रशेखर तमिल मूल के थे और पेशे से सीए थे। फिक्की में शोध की बात सुनते ही वो उछल पड़े। उन्होंने कहा, देखना इस बार जोशी जी भारतीय पूंजी की बुनियाद खोज कर रहेगा, तुम चिंता मत करो। उन्होंने मेरे लिए 10 रुपये रोज देकर वहां बैठने की व्यवस्था ही नहीं की, बल्कि ग्रेटर कैलाश से मंडी हाउस स्थित फिक्की के पुस्तकालय तक आने जाने के लिए कन्वेंस भी पास कर दिया। 2-3 दिन तो लाइब्रेरी में शोध चलता रहा, फिर ऊब होने लगी। समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब ऐसा क्या खोजूं कि मारवाड़ी के किस्से का हिस्सा बन जाए। तभी एक रात हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अपने एक मित्र के पास जीएस की गाइड मिली, जिसमें इंडियन इकोनॉमी पर कम शब्दों में जानकारी भर सामग्री थी। अगले दिन से रूटीन बदल गया। मैं दफ्तर जाता, फिर वहां से फिक्की जाने के बजाय हॉस्टल वापस आ जाता। उसी गाइड से नोट्स तैयार हो रहा था। करीब महीने भर तक ये प्रोग्राम बढ़िया चला। शोध बढ़िया चल रहा था कि एक दिन कंपनी के एमडी रश्मिकांत ने बुलाकर पूछा कि कितना रिसर्च कर लिया है, सब लेकर आओ। मैंने करीब 100 पेज फोटोकॉपी में उनके सामने पेश कर दिया। उसको कुछ देर उलटने पुलटने के बाद उन्होंने शाबाशी देने के अंदाज में कहा, काम तो तुमने काफ़ी कर लिया है। इससे पहले कि मैं खुश होता, उनके अगले सवाल ने मुझे गंभीर बना दिया। जोशी जी ने कहानी पर काम शुरू किया। अब मुझे यह डर सताने लगा कि अगर जोशी जी ने कहानी नहीं लिखी तो मेरी इस नौकरी का क्या होगा। दूसरा डर यह था कि अगर एक बार उन्होंने कहानी लिख दी तो मेरा क्या होगा। मैं तो रिसर्चर था, रिसर्च का काम खत्म होने के बाद कहानी का काम शुरू हो जाता है और मुझे फिर से पीएचडी के शोध में जुट जाना होता। मैं इस दोहरे डर के साथ जोशी जी से मिला। मैं उनसे कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन इशारों इशारों में मैंने उनसे कहानी के बारे में पूछा। अपना ये डर भी बताया कि अब तक मैंने जो शोध किया है उसको रश्मिकांत ने देखकर शाबाशी तो दे दी है, मगर जोशी जी ने ध्यान से सुना और कहा, कल सुबह आ जाओ, इसका काम शुरू करते हैं। अब से तुम इस कहानी में मेरी सहायता करोगे, स्टोरी डेवलपमेंट में। मैं रिसर्चर से लेखक होने जा रहा था, एक बड़े सोप ओपेरा का। रात भर इस बेचैनी ने नींद को करवट से इधर उधर लेने में बदल दिया। सुबह हॉस्टल में नाश्ता किया, लंच पैक करवाया और बस अड्डे जाकर 501 नंबर की बस पकड़ ली। जब उनके घर पहुंचा तो मैंने पाया कि वे मेरे शोध के कागजों को फैलाए कुछ देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि कागज उठाओ और लिखना शुरू कर दो। उसके बाद उन्होंने धूपिया परिवार की कहानी सुनानी शुरू की, जो छपनिया अकाल के बाद राजस्थान से देसावर पर निकले और कोलकाता पहुंच गए। धीरे धीरे वे परिवार देश का प्रमुख उद्योगपति परिवार बना।
कहानी की शुरुआत होने वाली थी उस समय परिवार के मुखिया के 80वें जन्मदिन से। उस दिन वो ये घोषणा करने वाले थे कि अब वे काशीवास पर जाएंगे। उनके 3 बेटे, मृत चौथे बेटे की विधवा पत्नी, पोते पोती सब उस दिन जुटने वाले होते हैं। उस दिन धूपिया सेठ अपनी वसीयत की घोषणा करने के बाद अगली सुबह बनारस में अपने पिता की बनाई हवेली में अपना शेष जीवन काटने के लिए जाने वाले होते हैं। पार्टी अपने चरम पर होती है कि अचानक एक नौजवान आता है और सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। मुझे याद है कि यहां आकर उन्होंने कहा कि कहानी अब यहां से तुम डेवलप करो, देखो क्या बनाते हो। कहानी डेवलप करने के कुछ नुस्खे भी उन्होंने मुझे दिए। सबसे पहला ये कि कहानी को हमेशा वर्तमान काल में सोचना चाहिए। फिल्म और टीवी के लिए लिखते हुए ये जरूरी है कि आप जो भी लिखें पहले उसे मन के पर्दे पर घटित होता हुआ महसूस करें। दूसरा सूत्र ये था कि ये कहानी एक ऐसे धारावाहिक के लिए लिखी जाने वाली है जो 100 से अधिक एपिसोड तक चलेगी, इसलिए कहानी में हमेशा आगे के लिए सूत्र छोड़ते जाना। फिर कहानी को संपूर्णता में मत सोचना, हमेशा एपिसोड रूप में, क्रमिक रूप में आगे की तरफ बढ़ते हुए सोचना। और अंत में सबसे जरूरी बात यह कि पहला एपिसोड इतना धमाकेदार, इतना नाटकीय मत लिखना। कहानी को इतनी ऊंचाई पर मत ले जाना कि दर्शक हर एपिसोड में उस ऊंचाई की तलाश करें। हर एपिसोड में कहानी को उतनी नाटकीय बनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए दर्शकों को सीरियल से निराशा हो सकती है। अपने लेखन की जितनी सीमा हो, कहानी को उसी के मुताबिक नाटकीय बनाना बेहतर और सुरक्षित तरीका है। कहानी आगे बढ़ाने के सूत्र समझाते हुए उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो राज कपूर से संबंधित था। मनोहर श्याम जोशी ने अपने कुछ भेंट वार्ताओं में इस बात का उल्लेख किया था कि राज कपूर ने अपने आखिरी दिनों में एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी जिसका नाम था घूंघट के पट खोल। उन्होंने बताया कि राज कपूर जब स्टोरी सेटिंग करते थे तो वे कुछ दृश्य बताते थे। जैसे उन्होंने उनको 3 दृश्य सुनाए। एक आदमी अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान पाकर ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन चलते चलते एक स्थान पर रुक जाती है। वो आदमी पूछता है कि वो स्टेशन कौन सा है। उसे जवाब मिलता है नोवेयर। जवाब सुनते ही वो उठता है और ये कहते हुए उतर जाता है कि यहीं तो उसे जाना था। अब वो आदमी कौन था और वहां क्यों उतर गया। दूसरा सीन कि एक साधु एक तारा पर कुछ बजाते हुए गाता जा रहा है कि एक बड़ी सी हवेली की खिड़की खुलती है। एक महिला उसे देखती है और फिर आंसू पोंछती हुई खिड़की बंद कर लेती है। वो साधु कौन था और उस महिला ने उसकी आवाज सुनकर खिड़की क्यों खोली और फिर क्यों आंसू पोंछते हुए उसे बंद कर लिया। तीसरा, एयरपोर्ट पर एक महिला एक बुक शॉप के पास एक मैगजीन के कवर पर छपी फोटो को देखकर रुक जाती है, फिर मैगजीन खरीदती है। आगे लाउंज में बैठकर उसे थोड़ी देर तक उलटती पुलटती है, फिर इधर उधर देखती हुई मैगजीन वहीं छोड़कर उठ जाती है। वो महिला कौन थी और मैगजीन के कवर पर किसकी तस्वीर को देखकर वो बेचैन हो गई थी। आखिर वो मैगजीन छोड़कर क्यों उठ गई। इन 3 दृश्यों के साथ राज कपूर ने बताया कि फिल्म की कहानी मोटे तौर पर इन्हीं सूत्रों से निकलनी चाहिए और इस तरह से आपस में जुड़ जानी चाहिए कि एक कामयाब फिल्म उसके ऊपर बनाई जा सके। जोशी जी ने बताया कि उसके बाद उन्होंने एक कहानी लिखी और राज कपूर ने उसके ऊपर फिल्म बनाने की घोषणा भी की थी, घूंघट के पट खोल। बाद में मैंने मधु जैन की किताब कपूर्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा में इसके बारे में पढ़ा भी। मधु जैन ने लिखा है कि रणधीर कपूर के निर्देशन के लिए राज कपूर एक अच्छी फिल्म का चुनाव करना चाहते थे। पहले बीबी भल्ला की एक कहानी पर रणधीर कपूर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन राज कपूर को वो फिल्म पसंद नहीं आई। जब बुनियाद के लेखक के रूप में मनोहर श्याम जोशी का नाम प्रसिद्ध हो गया तो रणधीर कपूर ने उनसे कहानी लिखने का आग्रह किया। हालांकि बाद में ये उनकी कई उन फिल्मों की सूची में शामिल हो गई जो कभी नहीं बन पाई। बहरहाल विषय में विषयांतर की इस लंबी कहानी को सुनाने के बाद उन्होंने कहा, आज से इस प्रोजेक्ट का नाम मारवाड़ी नहीं होगा, इस धारावाहिक का नाम होगा शुभ लाभ। अब जाओ कहानी आगे बढ़ाकर लाना। मैं शीर्षक से ही मुग्ध था। शुभ लाभ। उत्तर भारत में एक तरह से गोला गद्दी, किराना भंडार, जनरल स्टोर की कोई भी दुकान बिना शुभ लाभ लिखे नहीं चलती थी। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में जाकर बताया कि जोशी जी ने नाम फाइनल कर लिया है शुभ लाभ, तो सबके चेहरे पर आने वाली काम की खुशी तैरने लगी। सब उत्सुक हो गए थे।
जब नाम ऐसा है तो सीरियल की कहानी कैसी होगी? चंद्रशेखर ने कहा, तुमने फिक्की में 5 ईयर प्लान विकेंद्रीकरण को लेकर जो रिसर्च किया था, हो सकता है उसको पढ़ते पढ़ते उनके मन में ये नाम क्लिक हो गया हो। मेरी एक असुरक्षा तो दूर हो गई थी। अब रिसर्चर से मैं कहानी के डेवलपमेंट के काम में जुड़ गया था, यानी मेरी नौकरी को फिलहाल कोई खतरा नहीं था। लेकिन दूसरी असुरक्षा शुरू हो गई थी। अब कहानी आगे कैसे बढ़े? मैंने तो कभी कुछ लिखा नहीं था। लेखक बनकर छा जाने की तमन्ना तो बड़ी थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि कभी अपने लिए मैंने कुछ कहानी नहीं लिखी थी। कहानी बनाने, आगे बढ़ाने के उपाहों से के बीच उनके सहायक शंभुदत्त सती ने बताया कि जोशी जी मुंबई जा रहे हैं, गाथा की शूटिंग होने वाली है, लौटकर जब शुभ लाभ का काम करेंगे। आप तैयार हो जाओ, कुछ पन्ने भर लो और तैयार रहो, नहीं तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। जब बात सर पर आ गई तो मैंने 2-3 दिन लगाकर धूपिया परिवार की उनकी सुनाई कहानी में कुछ सूत्र जोड़ने की कोशिश की और करीब 30-35 पन्ने हाथ से लिख डाले। बाकी क्या था ये तो याद नहीं, लेकिन बाद में आने वाले एक नौजवान की जो कहानी उन्होंने सुनाई थी, जिसके आते ही सबके चेहरे की रंगत बदलने लगती है, उसकी कहानी में मैंने सूत्र जोड़े थे कि वो सेठ जी के अतीत के जीवन से जुड़ी एक स्त्री का पौत्र था, जिसने उसके माध्यम से उनको जन्मदिन की बधाई भेजी थी। बरसों बाद उस परिवार के लड़के को, वो भी ऐन उस दिन जिस दिन कोई खास घोषणा होने वाली थी, वहां पाकर सभी चौंक उठते हैं। इसको मार्क करके उन्होंने रख लिया और कहानी लिखवाने का काम शुरू करवा दिया। प्रसंगवश मनोहर श्याम जोशी को पीरियड धारावाहिक का सबसे माहिर लेखक माना जाता था। तब ऐतिहासिक धारावाहिकों का जमाना नहीं था, लेकिन बुनियाद की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि उसके दृश्यों में विभाजन के पहले का लाहौर और विभाजन के तत्काल बाद की दिल्ली साकार हो गई थी। हालांकि उस धारावाहिक में रिसर्च की क्रेडिट पुष्पेश पंत को दी गई थी। यशपाल की पत्नी प्रकाशवती पाल के साथ इस बात को लेकर विवाद भी हुआ था कि बुनियाद की कहानी यशपाल के उपन्यास झूठा सच से प्रेरित थी। बहरहाल लोग आज सारे विवादों को भूल चुके हैं और उनको बस यही याद है कि बुनियाद को मनोहर श्याम जोशी ने बड़े विश्वसनीय तरीके से लिखा था। पीरियड फिल्म या धारावाहिक में किसी बीते हुए कालखंड को पर्दे पर साकार किया जाता है। उसमें शोध जितना प्रामाणिक होता है, पर्दे पर कहानी उतनी ही विश्वसनीय लगती है। मुझे उसका थोड़ा बहुत अनुभव हुआ शुभ लाभ के दौरान। मैंने एक सीन में यह लिखा कि नायिका अपने पार्कर पेन से लिख रही थी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों का सीन था। उन्होंने टोक दिया। गूगल बात के दौर में यह सूचना मामूली हो सकती है, लेकिन उससे पहले के दौर में यह ज्ञान था। उन्होंने बताया कि भारत में पहला वाटरमैन पेन आया था, पार्कर बाद में आया था। प्रसंगवश फाउंटेन पेन की शुरुआत वाटरमैन ने की थी। पार्कर नामक कंपनी ने फाउंटेन पेन का निर्माण बाद में शुरू किया था। मैं तब उनकी इस तरह की टोका-टोकी के बाद अक्सर ये सवाल करता था कि इतनी बारीक बात कौन समझेगा। वे जवाब में यही कहते कि अगर कोई समझ जाएगा तो सोचो लेखक के रूप में मेरी क्या साख रह जाएगी। बाद में जब समझ कुछ अधिक विकसित हुई तो ये बात समझ में आई कि टीवी और फिल्म के लिखते हुए भी उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा जो इतिहास सम्मत न हो। वे मनोरंजन में ज्ञान मिलाने के कायल थे। अभी हाल ही में उनकी किताब बातें मुलाकातें आत्मपरक साहित्यपरक में उनका एक अनाम लेकिन लंबा साक्षात्कार पढ़ा, जिसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है, जनता छाप और इंटेलेक्चुअल छाप दोनों चीज़ें पढ़ने और लिखने में मुझे रस आता है। यूँ इसके चलते मेरी जनता छाप कृतियों में भी थोड़ी बहुत साहित्यिकता और साहित्यिक कृतियाँ भी इस माने में जनता छाप हैं कि अपनी तमाम इंटेलेक्चुअलता के बावजूद वे पठनीय हैं। इधर धारावाहिक के एपिसोड लिखे जा रहे थे, उधर रश्मिकांत उसके निर्देशक को लेकर भाग दौड़ कर रहे थे। उन्होंने गोविंद निहलानी से बात की थी और उनकी मनोहर श्याम जोशी के साथ मीटिंग भी हो चुकी थी। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन शुभ लाभ का वही हश्र हुआ जो उनके करीब 2 दर्जन धारावाहिकों और करीब आधा दर्जन फिल्मों के साथ हो चुका था। उसकी शूटिंग शुरू होती कि उससे पहले ही स्टार प्लस के सीईओ रतिकांत बसु ने शुभ लाभ को ना कर दिया। उसके पीछे कारण भी मनोहर श्याम जोशी ही थे। चैनल के पास मनोहर श्याम जोशी के लिए 2 बड़े सोप ओपेराओं के प्रस्ताव थे।
पहले के निर्देशक रमेश सिप्पी थे, दूसरे के निर्देशक का नाम फाइनल नहीं हुआ था। प्रोडक्शन हाउस भी नया सा था। रतिकांत बसु ने पेशेवर फैसला लिया। उनका फैसला ये था कि बुनियाद बनाने वाली जोड़ी रमेश सिप्पी और मनोहर श्याम जोशी के शाहकार गाथा को हरी झंडी दी जाए और साथ में हिंदी के एक दर्शकों के लिए बुनियाद का पुनर्प्रसारण किया जाए। आर बसु दूरदर्शन के कार्यकारी महानिदेशक रह चुके थे और स्टार टीवी के हिंदी प्रसारण में वही जादू जगाना चाहते थे। लेकिन एक ही लेखक के लिखे कई धारावाहिक प्रसारित किए जाएं, ये विचार उनको पेशेवर नहीं लगा। शुभ लाभ का सारा शोध, सारी कहानी रह गई। लेखक निर्माता के रिश्ते खराब होने लगे और मेरी वो नौकरी जाती रही। टीवी लेखक बनने का सपना उस समय पूरा नहीं हो पाया। मैं डीयू में एक बार फिर पूर्णकालिक शोधार्थी बन गया। यूजीसी की फेलोशिप मिलने लगी थी, इसलिए आर्थिक मुश्किल उतनी नहीं थी। बहरहाल जोशी जी के यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। बीच बीच में कई बार उनसे शुभ लाभ को लेकर बात हुई। वे मन बना रहे थे कि एक उपन्यास मारवाड़ी समुदाय के ऊपर भी लिख लिया जाए। वे अजमेर में पैदा हुए थे। लंबे समय तक बिड़लाओं की कंपनी हिंदुस्तान टाइम्स में संपादक रह चुके थे। कई बार उन्होंने कहा कि इतना सारा शोध है, इतनी मेहनत की है मैंने कहानी बनाने में, इसको वेस्ट नहीं जाने दिया चाहिए। वे उपन्यास की योजना पर काम करने की सोच ही रहे थे कि उसी बीच अलका सराउगी का मशहूर उपन्यास कली कथा वाया बाईपास प्रकाशित हुआ और बेहद पसंद किया गया। उस उपन्यास के केंद्र में भी मारवाड़ी समुदाय ही था। उसके बाद मुझे याद है, जब मैं पहली बार जोशी जी से मिलने गया तो वो हंसने लगे। उन्होंने कली कथा वाया बाईपास को की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि अब मारवाड़ी समुदाय पर इतना अच्छा कथात्मक साहित्य नहीं लिखा जा सकता। जीवन में संयोग भी होते हैं, कहते हुए वे दूसरे कमरे में गए। आए तो उनके हाथ में जेम्स रेडफील्ड का एक उपन्यास द सेलेस्टिन प्रोफेसी था। कहा यह उपन्यास आजकल बहुत चर्चा में है। इसमें लेखक ने लिखा है कि जीवन में अक्सर संयोग श्रृंखलाबद्ध रूप से घटित होते हैं। मैंने बाद में सोचा तो ये समझ में आया कि एक ज़माने में टीवी धारावाहिकों की दुनिया के सबसे बड़े लेखक माने जाने के बावजूद उन दिनों वे जो भी धारावाहिक लिख रहे थे, संयोग से वे पर्दे पर नहीं आ पा रहे थे। जनवरी 1996 को याद करने की एक और वजह भी है। उसी साल मुझे फिल्म फेस्टिवल की एक लड़की ने कहा था, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की दीवानगी के दिन थे। वो मेरी पहली प्रेमिका थी जिसने मुझे उसी साल आखिरी बार अलविदा कहा था।